PTV में मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। गो के मैं गुफ्तगू तो करना चाह रहा था और करनी भी चाहिए कि कोरोना ने ग़ालिबन मैं तो इसको कहूँगा कि लोग कहते नहीं सदी पहले शायद हुआ होगा, कम से कम जो अपने दहाइयों पहले ज़रूर होगा। किसी वबा ने, किसी बीमारी ने, किसी जंग ने, किसी हादसे और साने ने किसी मुल्क को बल्कि सारी दुनिया को इतना इफ़ेक्ट नहीं किया हो, तो इसीलिए उसी पर तवातुर से गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल उस पर कितनी गुफ्तगू की जाए। अभी आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते एक GIT रिपोर्ट आई, अली ज़ैदी साहब ने वो रिपोर्ट लहराई और फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने रिपोर्ट वो लहराई और एक यानी कहते हैं जी गैंगस्टर, लेकिन उसके जो एक गैंगस्टर जिसे आप कहते हैं उसने वफाक और सूबा और सारे मुल्क को हिला कर रख दिया। अभी उसकी बात अगर सुनाई दे ही रही थी कि बहरहाल ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि जनाब मुआवनीन और मुशीरान अपने असासे ज़ाहिर करें और हुकूमत यानी PTI गवर्नमेंट इस बात का क्रेडिट ले रही है कि उसने अपने मुशीरों और मुआवनीन के असासे ज़ाहिर करे जो तारीख़ में पहली बार हैं। इस एतबार से तो ये खैर अच्छा ही लगेगा कि हमें पता चला कि रज़ा दाऊद साहब के कितने असासे हैं, जुल्फ़ी बुखारी के कितने हैं। फिर ये अलग बात है कि किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के इतने मुशीर हों। आमतौर पर ये आता था ना कि पापड़ वाले के फौलूदे वाले के निकलते थे, लेकिन पहली बार अगर उन्होंने डिक्लेयर किया है और ये इतने ही हैं। फिर एक काजी साहब का केस भी हमारे सामने आया कि उनके कितने थे। तो ये जो एक धमाका अभी जो डिक्लेयर असासों का आया है उसने एक बार फिर मुल्क की सियासत में भूचाल कर दिया है। और दो सवाल बड़े आ रहे हैं। एक तो ये कि जो पहली बात तो ये कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास इतने यानी माशाल्लाह 170 MNA हैं, उनमें क्या सिर्फ उनके पास ये ज़रूरत क्या थी 50 की कैबिनेट में 19 मावनीन और मुशीरान की। फिर ये भी कहा जाता है कि जी दोहरी शरीयत के हामिल लोगों को क्यों रखा जाता है, आइन इस बारे में क्या कहता है। इन सब सवालों के लिए गुफ्तगू करेंगे। मुझे महमिल सरफराज ने ज्वाइन किया है, अब तो सीनियर तजज़ियाकार सीनियर एनालिस्ट हैं। PTI की नुमाइंदा से भी मैं चाह रहा हूँ कि नुमाइंदे उनसे बात करूँ। फिर फरजाना बारी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको ज़हमत मैंने दी है। चले पहले महमिल मैं आपका चलता हूँ। वैसे महमिल कुछ इस नुक्ते नज़र से भी तो देखा जा रहा है कि ये तो पॉजिटिव साइन कहलाया जाएगा ना कि अगर ये जो 12 ज़्यादातर इनमें पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन हुए, नदीम बाबर हुए, डॉक्टर मोईद यूसुफ हुए और बाकी चलें बाजवा साहब को भी कह लेते हैं, बुखारी साहब हुए, अगर इन्होंने ये सब अपना कच्चा छट्टा जो खुद ही सामने रख दिया कि मेरे पास इतनी मालियत के पैसे हैं और इतनी मेरे असासे हैं और इतने मेरे अगर वाले हैं, तो आप लोग जो है यानी हम लोग जो है इस पर भी बड़ा शोर मचा रहे हैं, मुश्तइल हैं, रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। जी महमिल। जी बरेली साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया अपने शो पे बुलाने का। सर मैं जूनियर ही हूँ, सीनियर बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़ ये देखिए, असल में बरेली साहब इसमें मसले हैं 2-3। बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट ने ये ट्रांसपेरेंटली जो है उन्होंने वो दे दिया, सब कुछ छाप दिया, बता दिया किसके कितने एसेट्स हैं, किसकी क्या नेशनैलिटी है, कोई अगर परमानेंट रेजिडेंट है क्या है। लेकिन एक तो ये अरशद शरीफ साहब की वजह से हुआ जिन्होंने एक्चुअली ये बात पूरी शुरू की थी। फिर इनके अपने PTI के अंदर से आपने देखा होगा कि वजीर हवाबाजी जो है उन्होंने भी कहा कि हमें तो पता चले कि ये जो सारे अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं इनके एसेट्स क्या, हम तो सब कुछ डिक्लेयर करते हो कि हम तो इलेक्शन लड़ के आते हैं, तो हमें इनका भी पता होना चाहिए कि इनकी शहरियत क्या है, ये तरह लोगों के सामने भी बात आ जाए। तो मेरे ख्याल में एक तो सहाफ़ती वो उसमें दबाव में, और दूसरा ये है कि PTI के अंदर से आवाज़ें उठी कि इन लोगों का हमें मालूम तो हो, पब्लिक को पता तो हो कि कौन है और क्या है। जहाँ तक ये बात है कि इसमें कोई बुराई है कि नहीं, देखिए मेरे ख्याल में बरेलवी साहब ये बात फवाद चौधरी साहब ने अपने इंटरव्यू में बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए एक्सपर्ट्स और ये इस तरह के जो लोग हैं टेक्नोक्रेट्स भी हों, बेशक वो डुअल नेशनल हो, उसकी तो खैर बात नहीं है। बेसिकली ये लोग आते हैं एज एक्सपर्ट्स, इनको आप कंसल्ट करते हैं
इनको आप की डिसीजन मेकिंग में नहीं डाल देते कि यानी कि डिसीजंस भी यही ले रहे हो। वो इलेक्टेड लोग ही लोगों को ही लेनी चाहिए क्योंकि जवाबदेह हुए हैं। इन लोगों ने इलेक्शन तो नहीं लड़े। असल मसला मेरे ख्याल में इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड का है। डुअल नेशनैलिटी से भी ज्यादा जो बड़ा मसला है ना वो ये है क्योंकि डुअल नेशनैलिटी में कानूनी तौर पर टेक्निकली बन सकते हैं स्पेशल असिस्टेंट्स, लेकिन उस एक चीज ये भी मसला है कि फिर आप यूनिफॉर्म कर दे, फिर या तो आप इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत दे दे डुअल नेशनल्स को, जो कि नहीं है। उनकी वफादारी पे शायद शक किया जाता है, हालांकि जो अगर इलेक्शन लड़ेगा तो उसने तो एक जाहिर बात है पैसा भी स्पेंड करना है और फिर उसने जवाब भी देना है लोगों को। देखो फिर दूसरा मसला ये कि खान साहब के अपने बयान जो इसके ऊपर पहले थे, उनके क्या व्यूज थे अबाउट डुअल नेशनल्स, या जिनके उनको लगता था कि शायद उनकी वफादारी यानी उनका हुकूमत में डुअल नेशनल्स को नहीं होना चाहिए, ये उनके अपने बयान थे। खैर चले, वो तो ऑपोजिशन में होते हुए लोग बड़े बयान दे देते हैं, अगर गलती का इतराफ कर ले तो कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है। फिर ये एक दो चीजें और है ना बरेली। नहीं, लेकिन महमिल एक बात और है, यानी सॉरी टू से, मैं फरजाना की तरफ आऊंगा। मतलब ये कि अभी मैं पढ़ रहा था भाई, वहाँ तो पापड़ वाले ने जो है वो शरीफ खानदान के 4 अकाउंटों में 13.7 लाख डॉलर डाल दिए, पापड़ वाले और पता नहीं कौन कौन फालूदे वाले। भाई ये तो अगर मोहित यूसुफ कह रहे हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, खैर वैसे तो अगर आप कहें अगर मेरा घर है तो मैं भी करोड़पति हो गया ना। यानी मेरा सवाल ये कि भाई पहले बेनामी नाम थे, और वो कतरी शहजादा आपने देखा ना तोता कहानी, कतरी शहजादा ने उसको भेजा, उसने वहाँ से आया, वहाँ से गुजरते हुए इनको आए, फिर उन्होंने इसको भेज दिया, फिर बेटों को लिया, फ्लैट लिया। फरजाना बारी, ये जो मैं महमिल से सवाल कर रहा था कि ये तो एक अच्छी बात है, मतलब अगर मैं अपने घर में रह रहा हूँ तो मैं भी कोई करोड़ का तो घर अब कराची में भी हो गया, फ्लैट भी हो गया 2 करोड़, 2-4-5 करोड़ अगर डिफेंस में कोई रह रहा है। लेकिन अब और अगर ये बाहर लोग जो पढ़े लिखे हैं, रज़ाक दाऊद या मोहित यूसुफ, इन लोगों ने अगर ये बता दिए, यहाँ तो लोग अपने बताते नहीं हैं। आपको ज़्यादा पता है, आप सिंध भी आते रही हैं फरजाना बारी, कि यहाँ का फ्यूडल जो है वो 1 पैसा टैक्स नहीं देता। वो लगारी जब कहते थे मैं कमाता ही नहीं हूँ, यहाँ के तमाम जागीरदार को ज़रा टैक्स ही नहीं है, कोई आमदनी ही नहीं बताते। ये नहीं बताते कि इतनी पजेरो, इतनी गाड़ियाँ, इतने नौकर, इतने खानसामे, इतने दौरे। तो अगर ये पढ़े लिखे लोगों ने अगर अपने डिक्लेयर कर दिए फरजाना बारी, तो आप लोग क्यों इतना मुश्किल हो रहे हैं? आपका मतलब नहीं, आप नहीं फरजाना। हाँ, कि मुझे साहब इसमें जो इस वक्त इशू है ना, एक तो नफ्सियाती तौर पे कौम जिस मसाइल से जिस तरह से गुजर रही है, तो एक बात तो ये है कि गो के हमें सबको मालूम है कि इस मुल्क के ऊपर जो हुकूमत करनी है वो पाकिस्तान का जो एक ही तबका है, जो शराफिया का तबका है, जो सरमायादार तबका है, जो अमीर तबका है, वही हुकूमत करता है। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त जब ये डिक्लेयर हुए असासे, तो उसमें एक बात तो ये एस्टेब्लिश दोबारा से हुई लोगों के जो जिसको लोगों को तकलीफ होती है कि ये हमारा ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे कोई भी जो हमारी फैसला साज अदारों तक जो लोग पहुँचते हैं और हमारी पॉलिसी मेकिंग करते हैं, उसमें कोई भी जो मेहनत कश तबका है, या उसमें आप देखें कि जो नुमाइंदगी है, जाहिर है कि वो इस तबके की जो एक पाकिस्तान का एक्सट्रीमी तबका है, उसकी नुमाइंदगी एक छोटा सा तबका करता है जिसका कोई ताल्लुक वास्ता जो है लोगों के मसाइल से नहीं है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब आप ये जो हम इतने मशीरान और जो ये मावनीन वगैरह जो रखते हैं, ये इस बात की भी निशानदेही करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो इस कदर उनके अंदर जो एक अपनी इंटरनल वीकनेसेस हैं, जो कमजोरियां हैं, कि उनके साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई कमी तो नहीं होती, क्योंकि ये लोग भी पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मुल्कों में IMF और वर्ल्ड बैंक और बाकी अदारों को सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अदारों के अंदर खिदमत कर रहे होते हैं, और उनकी जो कॉम्पिटेंस है वो ये जो बाहर से लाए गए लोग हैं उनसे किसी तौर पे कम नहीं होती है। तो बजाय इसके कि हम इन पार्टियों के अंदर ये लोग जो हैं इनको मोटिवेट किया जाए कि वो पार्टियां ज्वाइन करें, तो ये इस बात देखिए फरजाना, अब आप छोड़िए, आप अगर कल इलेक्शन लड़ लेंगी कहीं आइए, और वो हमारे मिराज मोहम्मद खान, पता नहीं हमने बड़े बड़े इनकलाबियों को देखा है, शायर आवाम हबीब जालिब को लोग दाद तो लाखों दे देते, वोट उनको 660 मिले। वही अगर फरजाना आप खड़ी होंगी, किसी झकरानी, किसी बिजरानी, किसी गीलानी, किसी मोमिन कहीं भी चली जाएं,
आपको फरजाना बारी को वोट नहीं देंगे। वो जाले साहब कहते थे लोग अपने कातिलों के हैं, उशाक मेरी जहाँ, अवाम भी इन्हीं को जागीरदारों को, वडेरों को पति कहते हैं। ये मैं अलग चला गया, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप दोनों खवातीन जब गुफ्तगू कर रही हैं तो मैंने पीटीआई की नुमाइंदा को भी जहमत दी है, हो सकता है वो सुन रही हूँ, ताकि आप जो, मैं तो खैर इस बात पे उनको पीटीआई वालों को अगर दाद तो मैं लव नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा था कि भाई अच्छी बात है डिक्लेयर कर दिए, बाकी लोग भी अपने डिक्लेयर करें, एक एक MNA MPA सेनेटर वगैरह। लेकिन मुझे कहा जा रहा है मैं एक ब्रेक के बाद जाऊं तो ज़रा पीटीआई वालों को भी शरीक के गुफ्तगू करूं और ये बताएं कि जनाब ये गरीब मुल्क, खान साहब तो बड़े दावा करते थे तब्दीली का, और मैं वो अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार सुनाऊं इमरान खान साहब की बात। सियासतदानों की बातें सुनाना भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ये सियासत होती है, आपको ही पता है रोटी कपड़ा मकान भुट्टो ने कहा, मुशर्रफ साहब ने कहा मैं ये कर दूंगा, बाद में वही काफ लीग पर उनकी गवर्नमेंट चलती रही, खान साहब ने कर लिया तो क्या हुआ। और इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और मैं अक्सर कहता हूँ ये जो टेक्नोलॉजी सहूलत तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा गड़बड़ कर दी है। पहले हम लोग जब टीवी वगैरह में बैठते थे सब लाइव लोग बैठते थे आमने सामने, बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो। कराची में तो आपको पता है हड़ताल कर्फ्यू होता तो कोई निकलता नहीं था, लेकिन सामने तो बैठे होते थे हम लोग टीवी। अब भाई स्काइप पे आओ, DSNG पे आओ, बारिश हो गई, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब मैं अब देखें ना मैं लाइव यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं भी अपने घर से कर रहा होता जिस तरह आजकल लोग कर रहे होते हैं, और स्काइप काम नहीं करना होता, इंटरनेट काम नहीं करना होता, DSNG अब बारिश इस्लामाबाद में हो रही बड़ी मुश्किल से। मैं तो चाह रहा था कि फरजाना बारी और हमारी जो कवल PTI की हैं वो हमारे साथ लाइव बैठती, जैसे लाहौर में मेमिल सरफार बैठी हैं। जी कमल भी अभी हमारी बड़ी मैं तो यही कहूँगा कि माशाल्लाह बहुत ही रैशनल, वो तो आसान होता है ना कि PTI वाले के सामने बिठा दो पीपल्स पार्टी वाला, नून लीग वाला, फिर वो खूब रोकते ही नहीं है वो। लेकिन इन दोनों ने बड़ी जो बात की वो हकीकत पसंदाना बात की। बल्कि मैं इनको ये भी कह रहा था कि भाई मैं तो इस एतबार से इन्हें दाद देता हूँ PTI के मावनीन और मुशीरान को कि इन्होंने ये नहीं कहा कि किसी फालूदे वाले ने दिए, किसी पापड़ वाले ने दिए, हमारे ये अपने पैसे हैं 1 अरब। लेकिन ये सवाल भी उठा कि PTI के पास जब माशाल्लाह 160 MNA हैं, उन अराकीन को क्यों मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, मुशीर नहीं बनाया जाता, माविन नहीं बनाया जाता। फिर दोहरी शेर खैर वो बात नहीं करूँगा। जी कमल बीबी बड़े वैसे कमल बीबी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं PTI की। जी कमल। जी थैंक यू वेरी मच मुजाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। और सॉरी आपको वेट करना पड़ा, लेकिन टेक्निकल जो आपने जैसे बयान किया, टेक्नोलॉजी से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको नजर आना शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्होंने सेटल कर लिया है। अच्छा है ना, नजर आएंगी तो पता चल जाएगा ना आप गुस्सा हो रही हैं और क्या हो रही है ये खवातीन के सामने। बिल्कुल रिलैक्स बैठी हूँ मैं। आपकी बात को इंडोर्स करूंगी। देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि एक चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जब लॉ की या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई कतगन है नहीं, कोई उसमें उनके लिए कोई ऐसे क्लॉजेज मौजूद नहीं है कि ऐसे PMs जो एडवाइजरी पोजीशन पे होते हैं, नॉन सिग्नेटरी होते हैं, और उनमें से बहुत सारों का जो इक्विवेलेंस है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर वजीर आजम चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो वो सिर्फ एक एडवाइजरी पोजीशन पे होते हैं। उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करें। उनके ऊपर ये कंपल्शन भी नहीं है कि वो डुअल सिटीजन या नेशनल है या नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, मैं इसका जो एक और टेक्निकल है जिस पर बहुत डिबेट हो रही है, मैं आपका क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल फोरम है, मैं जरूर बयान करना चाहूंगी कि जो वजीर आजम के क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं उसमें उन्होंने 12 के करीब क्लिप्स हैं, और मैं कोई चौथा प्रोग्राम है जिसमें क्लियर कर रही हूँ, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो पॉलिटिशियन हैं, वो कौमी असेंबली के मेंबर हैं, वो पॉलिटिक्स करने वाले हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ से सियासत करते हैं। अब सिर्फ इस चीज को डिफरेंशिएट कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहते हैं कि अगर कोई डुअल सिटीजन, डुअल नेशनल है तो वो पाकिस्तान के दोनों ऐवानों का मेंबर नहीं बन सकता, हुकूमत पाकिस्तान में वो जॉब नहीं कर सकता, या वो ब्यूरोक्रेट भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो टेक्नोक्रेट है तो वो आप उसको काम के लिए बुला सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपने एसेट्स की बात की,
इसाक डार साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, सरताज अजीज, नासिर जंजुआ, शुजात अजीम, तारिक फातमी। भाई एक नाम आप क्यों ले रही हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, इनका क्या ताल्लुक? ये कोई महमिल और फरदाना का ताल्लुक इन पार्टियों से नहीं है जिनके आप नाम ले रही हैं। नहीं, वो तो ये सारे SAPMs रहे पिछली कैबिनेट में, लेकिन किसी ने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ। और अगर आज वाले भी ना करते तो उनसे कंपल्सन नहीं थी। अब अगर हुआ ये कि उन्होंने एक तो असासे डिक्लेयर किए, अब वो लोग कह रहे हैं ना डू मोर वाला के, अच्छा सासे डिक्लेयर किया, अब अगला भी बताएं। अब उससे भी अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का ब्रेन यहाँ से ड्रेन हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बाहर बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। जब वजीर आजम अमेरिका गए थे न्यूयॉर्क, कई लोगों की मुलाकात हुई और उन्होंने वजीर आजम से रिक्वेस्ट भी की कि आप कोई ऐसा सिस्टम मुतारिफ कराइए। ठीक है कमल, एक मिनट। अब मैं आपका लाइव एक मिनट कमल, मैं आपके लाइव आने वाला। यूके की पार्लियामेंट में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। देखिए, एक तो अच्छी बात ये, मैंने पहले भी आपसे कहा कि भाई मैं नहीं इसमें चाहता था कि इसको पॉलिटिकल इशू बनाया, वरना PTI और नून लीग और पीर पार्टी बैठे। महमिल और फरदाना तो बड़े रजिस्टर पढ़ी लिखी खवातीन है। महमिल, आपने इनका सुना। और एक मैं आपको बता दूं कि चलते चलते कि जो अयूब खान के ज़माने में जो वजीर हो जाया करता था वो अपनी सीट से खो जाता था। तो भुट्टो साहब जब वहाँ मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने जाके खोड़ो और फजलुल्लाह से कहा कि भाई मैं तो वजीर हूँ, लेकिन मुझे इलेक्ट करा दो, फिर मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, फिर तुम बाद में इलेक्ट हो जाना। तो एक तो खैर हमने वो दौर भी देखा है कि वज़ारत मिलने के बाद सीट छोड़नी पड़ती थी। आप जो कहते हैं कि नहीं इलेक्टेड आदमी, नुमाइंदा आदमी हो। जी महमिल। जी बरेली साहब, देखिए एक तो खैर कंवल साहिबा ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की एग्जाम्पल दी, तो वहाँ तो डुअल नेशनलिटी का मसला नहीं है ना, वहाँ पे तो डुअल नेशनल्स एक्चुअली इलेक्शन लड़ भी सकते हैं। फिर दूसरी चीज़, असल में जो स्पेशल असिस्टेंट्स जो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, उसका आइडिया ये है कि आप टॉप ब्रेन्स अगर फर्ज करें पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह इन्होंने कंवल साहिबा ने भी बात की कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है, बहुत वजूहत की वजह से पाकिस्तानी जो है बाहर चले जाते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं, तो आप उनको लाते हैं ताकि वो वाली पोजीशन जो है वो उसमें आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे सके। स्पेशल असिस्टेंट वो होता है, लेकिन वो डिसीजन जो की डिसीजन हैं वो एट द एंड ऑफ द डे फिर भी हुकूमत और इलेक्टेड लोग ही लेते हैं। ये एज एक्सपर्ट ओपिनियन मेकर्स होते हैं, मतलब आपको ओपिनियन देते हैं, एडवाइस करते हैं। तो अब जिस तरह अगर मोहिद यूसुफ को देख ले, तो मेरे ख्याल में मोहिद जिस पोजीशन के ऊपर है वो बड़ी एक टेक्निकल पोजीशन है, और उसके ऊपर मोहित जैसे लोग जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल भी कर सकते हैं, और उन्हें पता है फॉरेन रिलेशंस का भी और बाकी सारी चीज़ों को भी कुछ इस तरह किया। लेकिन इधर एक तो खैर एक लंबी लाइन है और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों की है कि शायद उसकी ज़रूरत थी कि नहीं, उसके ऊपर भी एक वो डिबेट हो सकती है। वो तो जाहिर बात है PTI की हुकूमत है, जिसको मर्जी बनाए उनकी मर्जी है। लेकिन बात ये कि जो एक मैंने पहले भी बात की कि PTI वो हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड लेती थी, बेशक वो इलेक्टेड पे ले रही हो, लेकिन वो मशीरों पर भी एक तरह से लागू तो होता है। तो मेरे ख्याल में वो मॉरल हाई ग्राउंड जो है ना, अब वो हर चीज़ के ऊपर लिया हुआ था, तो अब उन्हें काफ़ी चीज़ों से हुकूमत में आके पीछे हटना पड़ रहा है। तो शायद एक ये भी बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी ये कि बाकी तो टेक्निकली तो मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि लीगली तो इशू नहीं है, इशू तो एक तरफ मॉरली, और दूसरा ये है कि फिर आप अरे मैं कहा मॉरलिटी, यहाँ अगर पाकिस्तान में अखलाकियात का कोई जो है वो गालिब होती सियासत पर, अब मैं तारीख में नहीं जाऊंगा, लोग बार बार कहते हैं यार आप तारीख में जाओ ना, पाकिस्तानी सियासत में अखलाकियात है ना, उसूल है ना, नज़रिया है। जो नून लीग में काफ लीग रातों रात बन जाती है, फिर PTI को भी हुकूमत बनाने के लिए वही काफ लीग, वही नीग और मुशर्रफ लीग। जी फरदाना जो बाकी पार्टी से फरदाना जो बात देखें वो कर में से हटकर देखिए जी, हुकूमत जो भी लोग चला रहे होते हैं उन्हें तो ज़रूरत होती है, और हमने अगर आप कहेंगे पास की बात ना करो, वजह यह है कि जो पाकिस्तान के जो आवाम हैं वो उन पार्टियों को, जो चाहे प्रोग्रेसिव पार्टियां हों, चाहे मेहनतकशों की पार्टियां हों, चाहे वो आवाम के नुमाइंदे हों, वो उन्हें वोट ही नहीं देते। आते यही लोग हैं जो करोड़पति, अरबपति, फ्यूडल, लाशाही, जो मैंने आप पहले नाम भी गिना दिए। फिर इस हुकूमत को चलाने के लिए उन्हें ज़रूरत होती है इशरत हुसैन की और हफीज़ शेख की और फला मोहिद यूसुफ की और इनकी। अगर आप भी अगर बैठेंगी तो आप अगर तो लायक फाइल जो लोग हुकूमत चलाएंगे फरदाना उन्हीं को ही बुलाएंगी ना।
हाँ, देखें जैसा बात तो यही है ना कि हमारी एक शैम डेमोक्रेसी है ना, जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, तो अभी तक पाकिस्तान में एक इवन हमने लिबरल डेमोक्रेसी भी नहीं देखी है। हमारे यहाँ एक लीड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जो एक सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी थी, जिसको प्रो पीपल जो एक डेमोक्रेसी है, वो तो हमने अभी तक देखी नहीं। क्योंकि हम जब भी जो भी अगर आप देखें माजी में भी हुकूमतें आई हैं, जो सिविलियन गवर्नमेंट्स भी आई हैं, उनके अंदर जो है समझौता जो लोग पहुंचते हैं वो वही जो है इशराफिया है, जो वो तबका है। देखिए, हम एक सरमायादारी निज़ाम में रह रहे हैं। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि किसकी कितना उसके पास सरमाया है, अगर उसने कोई ऐसे लेजिटिमेट मीन्स से कमाया है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो मुझे इस बात में दिलचस्पी ज्यादा है कि मुझे ये पता चले कि क्या उन्होंने अपने टैक्स जो है रिटर्न फाइल किए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में मतलब जो उनकी जायदादें हैं उसमें उन्होंने कितना टैक्स पे किया है। वो ये एक एथिकल इशू है कि पैसा उन्होंने जो बनाया है, अगर वो पाकिस्तान से बाहर बनाया है या पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर जो एक ट्रांसपेरेंसी है, मैं तो ये समझती हूँ कि जो उन्होंने अपने असासे जाहिर किए हैं वो अगर आपने देखा होगा उसके अंदर कोई डिटेल्स नहीं है, कोई उसके अंदर पता नहीं चलता कि अब डिटेल दे दी है ना। अब आप जाए ना FBI वाले, भाई उन्होंने डिटेल दे दी। जैसे मेरी तनख्वाह आती है वो पहुंच जाएंगे, अब वो पहुंच जाएंगे ना। अब उनको जो डिटेल दी है कि भाई आपने टैक्स दिया या नहीं दिया, वो आप देखेंगे कि FBI जो है ना वो हमारे जैसे और आप जैसे लोगों के पीछे ही आते हैं। वो नहीं मैं अब हर एक पे अब आप जो है ये तो फरजाना अब आप शक कर, अब आप अगर PTI वालों की हर बात पे शक कर रही हैं, अब आपने डिक्लेयर कर दिया बेचारों ने, उस पर भी आप कह रही हैं शक कर रही हैं। जी कमल, अभी जो बात हो रही है, फरजाना ये कह रही है अगर इन्होंने डिक्लेयर किया है ये देखा जाएगा। और दूसरे सॉरी टू से कि क्योंकि इमरान खान से तवक्कात और पार्टियों के मुकाबले में ज़्यादा थी, नौजवानों की पार्टी थी। मैं भी जाता था वो लाहौर में ट्रेन में जलसा देखता था, नौजवान भरपूर शिरकत करते थे, दीवाने हो रहे थे। अब वो जब देखते हैं वही जाने पहचाने चेहरे वो चले आ रहे हैं आगे, मैं नाम फिर नाराज हो जाते हैं, किसी के मदारी लगा है, लगारी लगा है, फला लगा है, रिंद लगा हुआ है, बिजरानी झकरानी सोमरो शोमरो। तो सॉरी कमल, अगर ये इस हद तक तो मॉरली नहीं है, पॉलिटिकली ऑन प्रिंसिपल ये कहता हूँ कि जो एक तो खच्चर हुकूमत बनाने के लिए हो गया, लेकिन अब ये इन लोगों ने जो बाकी हैं उन्हें भी अब चाहिए कि वो अपने असासे वगैरह बताएं और बाकी वो टैक्स वैक्स भी देते हैं या नहीं। कमल जी, मुजाहिद साहब मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मैं आपको 4 मिनट दूंगा, 2 मिनट नगर इन दोनों को दे रहा हूँ, आपको 4 मिनट दूंगा मैं। जी आवाज का इको आ रहा है बहुत ज्यादा। जी कमल। अच्छा जी, तो देखिए जहाँ तक यूथ के आने का, जिन दिनों आप हमारे सारे कवर करते थे जलसे, उन जलसों में आपने मुझे भी देखा होगा, मुराद सईद को भी देखा होगा, हमाद अजहर को भी देखा होगा, जरताज गुल को भी देखा होगा। हाँ, लेकिन ना मोहम्मद मियां सोमरो को देखा, ना जुबैरा जलाल को देखा, ना फहमीदा मिर्जा को देखा, ना खुसरो बख्तियार को देखा, ना मैंने हफीज शेख को देखा, ना फिर तो छोड़ चलो छोड़ दिए ना, मैंने सॉरी मैंने गलत कर दिया। देखे ना आप, ऐसे मैंने लाइटर वे में कह दिया। मैं कोई खान साहब के हाथ में कोई भी जादू की छड़ी नहीं थी कि वो लोगों के माइंडसेट को एकदम से चेंज करे। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है मुजाहिद बरेलवी साहब कि हमारे जैसे लोग आके बैठे हैं। वजीर आजम इमरान खान की अपनी 4 बहनें और बहुत सारी भांजी हैं, उनमें से कोई एक भी नहीं असेंबली में बैठी हुई है। अनलाइक जो दूसरी पार्टीज में आपने देखा कि किस तरीके का नेपोटिज्म चलता रहा है और नस्ल दर नस्ल लाजवाब होता था। तो डेमोक्रेसी जो फरजाना बारी साहिबा कह रही हैं, मैं लकीली कायद आजम यूनिवर्सिटी से ही डेमोक्रेसी पढ़ती रही हूँ और पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी पढ़ी है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को आए हुए 22.5 महीने हुए और मैं बड़े फख्र से कहती हूँ कि हमारे जैसे आम मिडिल क्लास लोग जो अवाम की आवाज़ है, उनको मौका मिला है कि असेंबलीज में आके आवाज़ उठा सके और लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। नंबर 2, आपने जो बात की कि जी ये हाई मॉरल ग्राउंड, ये हाई मॉरल ग्राउंड ही है कि उन्होंने आज अपने असासे डिक्लेयर किए और बताया है। ये वो लोग हैं जिनकी सारी अर्निंग बाहर है, ये यहाँ पे पब्लिक ऑफिस या पोजीशंस यूज करके पैसे नहीं बनाते रहे हैं, ये हुकूमतों में बैठ के इन्होंने पैसे नहीं बनाए, ये पहले पैसे बनाते रहे हैं और बाद में हुकूमत में आए हैं और एज ए टेक्नोक्रेट आके बैठे हुए हैं। और कभी ऐसे नहीं होता है कि लोग अपने जो है वो असासे डिक्लेयर कर दें। अब इन्होंने असासे डिक्लेयर किए तो लोग और सवाल कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम उनके सवालों को भी वेलकम करते हैं, लेकिन एक रैशनल और एक जस्टिफाइड अगर क्रिटिसिज्म हो तो वो कंस्ट्रक्टिव भी होता है और वो पॉजिटिव भी होता है।
यहाँ तो इलेक्टेड वजीर आजम 3 दफा का आज तक अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सका, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने हर 6 महीने बाद अपने असासों के गोशवारे जमा कराने होते हैं। 31 जुलाई 31 दिसंबर दोनों में डेट्स पे आपके गोशवारे जो मेंबर नेशनल असेंबली वो जमा होते हैं। मैं हैरान हूं कि कैसे इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंकी गई और अकामे छुपा लिए गए। कैसे हो सकता है कि आपका जो वजीर दिफा है वो बाहर अकामा होल्डर भी हो और बाहर मुलाजमत भी करता और 18 लाख रुपए वो महीना वहां से तनख्वाह भी लेता हो। ऑन व्हाट हाई मॉरल ग्राउंड्स वो अभी भी खड़े होके और भाषण झाड़ते हैं। इसी तरह आपका प्लानिंग का मिनिस्टर हो और वो या फिर इंटीरियर मिनिस्टर हो और वो भी बाहर अकामा होल्डर हो और वहां से वो भी तनख्वाहें ले रहे हो। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनके ऊपर तो ये आपका लॉ ऑफ द लैंड जो है वो अप्लाई तो होता था उस वक्त जब आपने अपनी टिकट के लिए जो है वो जाके इलेक्शन कमीशन में पहले आप जमा कराते हैं अपने पेपर्स और बाद में आप जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो आप सोचें कि कितना बड़ा निजाम के साथ धोखा किया गया। ये कोई धोखा तो नहीं कर रहे, ये कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, ये तो आपके सामने खुद अपने आप को पेश कर रही है। कमल बीबी आप क्यों ये मोमिल को और फरजाना को डाल रही है? ये कोई थोड़ी है नून लीग की या पीपल्स पार्टी का इन्हें डांट रही है बेकार इस तरीके से कर रही है। लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि मैं जरा एक ब्रेक की तरफ आ जाऊं। और आपने मैं तो खैर पहले इब्तिदा मैंने इसी की थी कि मुझे तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात लग रही है कि तमाम लोगों ने, बल्कि मैं तो कहता हूँ सेनेटर्स, MNAs, MPAs, जितने भी लोग जो सियासत में हैं उनको अपने असासे डिक्लेयर करने चाहिए, जो भी उनके दामन में है सब कुछ वाजे कर दें। और ब्रेक के बाद आऊँगा तो फिर मैं महमल फरजाना के पास और हाँ कमल आपके पास भी आऊँगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी अब तो सीनियर, मुझे याद भी आ गया वही 2011-12 का जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था खास आग पर जिसने पूरा सियासत बदल दी थी, उसमें बड़े नुमायाँ थी। फिर फरजाना बारी हमारे साथ हैं, कहती है जी मैंने तो वहाँ कायदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा, हो सकता है फरजाना ही थी उन्होंने पढ़ा हो। लेकिन मैं जरा महमिल आपके पास चलता हूँ। महमिल एक तो भाई सॉरी टू से हम हर एक को तो मीडिया वाले करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले 8 साल 2 साल पहले लिस्ट पढ़ रहा था, पाकिस्तान के जो 50 अमीर घराने थे ना, उसमें आपके जो 10-12 चैनलों के कम से कम 4-5 ग्रुप जो थे वो 5वें 8वें 11वें नंबर पे हुआ करते थे। अब इनके यहाँ अगर कोई पूछने चला जाए तो कहेंगे ओ जी हमें धमका रहे हैं और आप पारा वाले आ गए, पिंडी वाले आ गए, FBR वाला आ गया कोई है। तो ऐसा नहीं है कि ये तो अपने डिक्लेयर नहीं करते और बाकी तो खैर जो मीडिया की हालत सूरत हाल है आपको पता ही है। मैं बिल तो ये तो पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ करना आसान होता है और उन लोगों को जो डिक्लेयर भी कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पास पैसे हैं, अब वो मनी ट्रेल भी देंगे जिन जिन लोगों ने अपना ऐलान किया है। जी महमिल सरफराज जी, क्यों आवाज़ नहीं आ रही? इसलिए तो नहीं आवाज़ आ रही, मैंने मीडिया का जिक्र कर दिया। चले फरजाना बारी मैं यही सवाल आपसे कर लेता हूँ। फरजाना आपको सुना आपने? जी मुजाहिद साहब वो जो आप बात करें कि देखिए वो जो लैंड ऑफ द लॉ है, अपना जो है लॉ ऑफ द लैंड है वो तो सब पे एप्लीकेबल है ना। तो अब वो अगर उन्होंने अपने असाद से अपने अगर वो डिक्लेयर किए हैं तो कोई ऐसा कमाल तो नहीं है। सब ये मैं ये समझती हूँ कि ये अच्छी बात है और बाकी सबको भी करनी चाहिए। और टैक्स रिटर्न जो है वो सबको जमा करवाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा मसला यही है कि हमारा जो टैक्स रेशो है टू GDP वो बहुत कम है पूरे रीजन में और दुनिया में। मैं समझती हूँ तो उस हवाले से भी पाकिस्तान को जो मुश्किलात का सामना है, तो ये बातें तो अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं उसके अंदर जाहिर है कि बहुत सारी, जैसा मैंने कहा कि इश्यूज हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली हम सबके दिल जलते हैं जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना तो इकोनॉमिस्ट की कमी है ना प्लानर्स की कमी है। बहुत कॉम्पिटेंस और सलाहियतें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम उन लोगों को लेकर आते हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के मुख्तलिफ जो थिंक टैंक हैं उनके अंदर वो बैठे होते हैं। तो ऑब्वियसली एक हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट
है, ये नहीं हम कहते, मैं समझती हूँ कि उनकी कॉम्पिटेंस, लेकिन जाहिर है कि वो एक जिन्होंने उन अदारों में काम किया हुआ है, वो फिर आके पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हमारे आके वो फाइनेंस को जब वो डील करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक ये रिएक्शन है वो इस वजह से भी है कि इन तमाम मशीरान और जो एडवाइजर हैं, जो इनमें से बहुत ज्यादा लोग बाहर से आए हैं, और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने काम किया है उन अदारों के लिए जिन्होंने जिनसे पाकिस्तान जो है उसने सफर किया है, मतलब IMF या वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान जिंदा है उनकी वजह से। अगर IMF वर्ल्ड बैंक नहीं देते तो यहाँ तो पता नहीं क्या हाल होता। अभी जो इस मुश्किल वक्त में निकाला है फरदाना, बात है ना कि असल में ये वही बात है कि ये वो ना देते कि मतलब एक वो उसमें हम चले जाएंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जिस तरह से कर्जे पाकिस्तान को दिए जाते हैं और उसके साथ जो कंडीशनैलिटी आती हैं वही हमारी इकोनॉमी को फिर आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि वो उसके अंदर जिस किस्म की कंडीशनैलिटी होती है वो एंटी पुअर होती है, और उसमें आप देख लें कि जो रियासत का जो रोल होता है, एक वेलफेयर का जो रोल होता है, सोशल सर्विसेज देने का, जो गरीब आदमी की तरफ जो आपकी सोशल सेक्टर को प्रमोट करने के जो होता है, उसको सब विड्रॉ करते हैं और लोगों को आप सोशल प्रोटेक्शन की तरफ भीख, मतलब लोगों को आप इस तरफ ले जाते हैं कि जहां उनको वो भीख मांगने वाला बनाने। मैं फरदान अभी आता हूँ, एक मिनट आपके आता हूँ। मैं अभी मैं जो पहले आप सवाल आपसे था उस वक्त आपने सुना नहीं, क्योंकि मेरे बारे में था, यानी मीडिया के बारे में था। उसमें मैंने ये कहा था अगर किसी मैंने 40 मीडिया बड़े जो बड़े अमीर लोग थे उनमें 5-6 हमारे मीडिया ग्रुप के लोग थे। अभी मैं कई एंकर बड़े फखरिया कहते हैं जी मेरे पास तो हेलीकॉप्टर है। अब अगर हम लोग के पास आ जाता है कोई FBI वाला टेल्ट कहते हैं जी आप पारा वाले ने करा, बड़ा दबाव है हम पर, बड़ा ये है वो है, हम लोग शोर मचाने लगते हैं। हर एक के गरेबानों में तो हम हाथ डालते हैं। हम लोगों का जो हम लोग समझ के ना, मैं भी अपने को भी शामिल कर रहा हूँ, हालांकि वो खैर छोड़िए। तो अगर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, फिर मैं उसी तरफ आऊँगा कि सिर्फ सियासतदानों को क्यों टारगेट किया जाता है, बाकी जो है उनके बारे में इस तरह गुफ्तगू नहीं होती। महमल सरफराज, ये देखिए, ये आपकी बात जजेस से अगर आप पूछ लिया, हाँ कादी ईसा से पूछ लिया, शोर मचा दिया भाई, उसने क्या 2.5 लाख का पौंड मैंने अपने बेटे के लिए लिया, 2.5 लाख पौंड मैंने अपनी बेटी के लिया, 2.5 लाख पौंड मैंने अपने लिए लिया, तो 4 तो उन्होंने बता दिया, मैं 10 लाख पौंड के कोई रकम 20 करोड़ रुपए हुए। अब इससे उनसे सवाल कर लिया तो एक आप लोग पूरी सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई, ह्यूमन राइट वालों ने शोर मचा दिया, मीडिया ने हंगामा खड़ा कर दिया। नहीं देखिए बरेली साहब, जो जस्टिस ईसा का केस था एक्चुअली वो आपको पता है कि उसके अंदर नहीं मैं ऐसे छोड़ दूं, जजों के बारे में बात करें। मैं बात कर रही हूँ, नहीं मैं एक बात वैसे कर रही हूँ कि वो लगता है ऐसे था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड किस्म का केस था और उसका कोई वो बनता नहीं था जज। लेकिन हम तो कहते हैं, बार बार कहते हैं अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ हम सियासतदानों को ही हमेशा कोई भी बात होती है तो कह देते जी सियासतदान चोर है। हमने इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी इसलिए बना रही है क्योंकि किसी और का एहतसाब नहीं होता, सिर्फ बेचारे सियासतदान का होता है। मैं तो कई दफा आई फील बैड फॉर दीज पॉलिटिशियन, बिकॉज बात यह है कि वो चले इलेक्ट होके होते हैं, कई काफी उनमें खामियां होंगी, मैं ये नहीं बात करी, करप्शन भी उसमें से एक बहुत बड़ी वो है, लेकिन बात है कि फिर एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का ही क्यों है, एहतसाब बाकी इदारों वालों का क्यों नहीं है? एहतसाब आप जिस तरह बात करें हमारा भी कर ले, हमें कोई उसमें इशू नहीं, सबका होना चाहिए एहतसाब तो, लेकिन शायद पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, शायद इसलिए बेचारों को ज्यादा वो किया जाता है। लेकिन ठीक है, सब ये नहीं कि होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो एक ये भी वजह हो सकती है बरेली से। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि देखिए जो ये डुअल नेशनैलिटी और ये बाकी सारा मसला है, मेरे ख्याल में इनको पार्लियामेंट में बैठ कर ना ये फैसला कर लेना चाहिए कि क्या डुअल नेशनल सिर्फ और सिर्फ वो एडवाइजर्स वगैरह ही बन सकते हैं या इलेक्शन लड़ना चाहिए, नहीं चाहिए। एक डिबेट तो मेरे ख्याल में, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो हमारे मुल्क में है, तो क्यों नहीं ये लोग एक डिबेट इसके ऊपर कर लेते। जी कमल बीबी, एक तो मैंने आपकी तरफ से ही सवाल दे दिया ये मीडिया वालों को, भाई तुम लोग भी तो अपना हिसाब किताब बता दो, ये वो कर दो, खाली सियासतदानों के जजों का पूछो, जनरलों का पूछो, इन लोगों का भी पूछो, इन बेचारे और ये टेक्नोक्रेट पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे, मुई यूसुफ वगैरह, ये वो बड़ी मेहनत की है, उन्होंने डिग्रियां ली हैं, तालीम पे बड़ा पैसा खर्च हुआ है उनके, कमल बीबी। और जी जी मैं महमल की बात से एग्री करती हूँ, इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की है और मैं कई दफ़ा ये बात करके और बड़ा मैंने फेस भी किया है, क्योंकि मैं एक आम शहरी हूँ और मैं वकील के पास भी जाती हूँ, मैं डॉक्टर के पास भी जाती हूँ और मुझे पता है कि जिस वक्त वो मुझसे फ़ीस मांगते हैं तो वो अगर कार्ड पे हम उनको कहें कि चार्ज कर लो तो कहते नहीं कैश दे दें। अगर आपने कैश नहीं देना, कार्ड देना, तो फिर जो FBR को या जो टैक्स कटेगा उसमें वो भी आप ही भरेंगे, हम क्योंकि नहीं देना चाहते। तो आई एम सॉरी, आज मैं मतलब और भी बहुत सारी दुश्मनियां इस प्रोग्राम के बाद बना रही हूँ लेकिन हमारी बहुत सारे जब ये FBR के
जब टैक्स नेट को बढ़ाने की बात हो रही थी और वो एक बेचारे बंदे को हम लाए थे जिसको इतना इन लोगों ने सबने मिलके भगा दिया यहाँ से। आपकी इतनी ज़्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी और यहाँ पे आम बेकरीज हैं, F6 में बेकरीज हैं और मुख्तलिफ जगहों पे बेकरीज हैं जो सिर्फ कैश लेती हैं और उन्होंने कोई NTN नंबर्स नहीं रखे हुए। तो ये तो मुल्क के अंदर सारे ड्रामे हो रहे हैं। आपके बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं जो आपके मनी ट्रेल आज तक नहीं दे सके हैं। तो ये डिबेट तो एक बहुत अच्छी है। जहाँ तक मेमल ने भी बात की कि डुअल नेशनैलिटी में देखें, एक हमें स्क्रूटनी का एक सिस्टम बना लेना चाहिए और बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो पाकिस्तान में आके कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए यहाँ पे आके। एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क है। लोग यहाँ से देखें इलेक्टेड मेंबरान हैं, जिस वक्त उनके ऊपर कोई मुश्किल टाइम आता है या उनकी हुकूमतें ख़त्म होती है तो यहाँ से भाग जाते हैं। ये तो बेचारे अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ वापस आए हैं। फरजाना बारी साहिबा IMF पे बात कर रही थी। देखिए कि ये प्रोपेगेंडा टूल है जो यूज़ किया गया कि IMF के लोग आ गए हैं। IMF कभी खुद से नहीं आता। हुकूमतें या जो मुल्क जब बुरे हालात में होते हैं वो खुद उनके पास जाते हैं और ये एक प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान 21वीं दफ़ा गया IMF के पास। रीज़न ये है कि जब आपका फिस्कल डिसिप्लिन नहीं होता या इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन नहीं रहता और आपके इदारे जो हैं वो प्रॉफिट की बजाय लॉसेस में जाना शुरू हो जाते हैं और इतना बड़ा डेट का आपका साइकिल में आप चले जाते हैं, तो फिर आपको एक थोड़ा सा आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर बूस्ट करने के लिए उनकी मदद चाहिए होती है। और मैं एक चीज़ प्लानिंग में बैठती हूँ, एक चीज मुझे दीजिएगा, एक मिनट। सोशल जितने भी आपके प्रोटेक्शन नहीं भाई अब मुश्किल ये हो गई। देखें भाई सॉरी मेरा तो ये ख्याल था, मुझे कैमरे के पीछे ये कहा जा रहा है कि अब आप इसको गुफ्तगू समझ। मेरा ख्याल था कि कल भी इसी प्रोग्राम को इस तरह रख लेते थे। रात थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बारिश हो रही थी, इन तीनों को फिर बुला लेते, यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। और मुझे कहा जा रहा है कैमरे के पीछे के सिर्फ मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए ही आपके पास वक्त है। तो मैं अपनी तीनों अपनी बड़ी मोहतरम दोस्त हैं उनका शुक्रिया करते हुए GTV से इजाज़त लेता हूँ।